नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा कि पूर्णांक का जोड़ किस प्रकार से होता है और घटाव किस प्रकार से होता है। गुना भी आपने पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे भाग की ओर। पूर्णांक जिसमें आपने 1.2 तक फिनिश कर लिया होगा। मैं आपको दिखा दूं कि जो 1.2 है आपने किस प्रकार फिनिश किया होगा। 1.2 देखिए, ये 1 पॉइंट ये वाला जो चैप्टर ये आपने फिनिश कर लिया होगा। मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। अब चलेंगे हम लोग पूर्णांकों का विभाजन और इसके अंतर्गत जो 1.3 का चैप्टर है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूर्णांकों का विभाजन चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पूर्णांकों का किस तरह से विभाजन किया और क्या क्या गुण इसमें हम लोग सीख सकते हैं। यहाँ से हम जानते हैं कि विभाजन गुना की विपरीत संक्रिया है। आइए पूर्ण संख्याओं के लिए एक उदाहरण देखें। क्योंकि 3 गुना 5 बराबर 15 होता है, तो हम कह सकते हैं कि 15 में जब हम लोग 5 से भाग देंगे, 15 में जब हम लोग 5 से भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा 3, और जब 15 में 3 से भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा 5। बिल्कुल, क्योंकि ये इसकी उल्टी प्रक्रिया होती है। जिस तरह से हम लोग जोड़ घटाव में करते हैं कि 4 + 2 = 6, तो 6 माइनस कह सकते हैं 4 बराबर क्या हो जाएगा 2 ना। 6 - 4 = 2 हो जाएगा। इस तरह से इसमें भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसी प्रकार 4 × 3 = 12 से 12/4 = 3, या तो 12/3, 12 से यार इससे भाग दीजिए 3 से, या तो आप 4 से भाग दीजिए। आपको 4 से भाग देंगे तो ये आंसर मिल जाएगा, और 3 से भाग देंगे तो 4 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के प्रत्येक गुणन कथन के लिए 2 विभाजन या भाग हैं। यानी अगर 2 संख्याओं को हम गुना करें, प्रत्येक गुना में हमको कितना मिल जाएगा 2 भाग मिला हुआ है। ठीक, 2 भाग हमको मिल जाता है, एक 12/4 एक 12/3। क्या पूर्णांकों के लिए गुणन कथन एवं संगत कौन भाग कथनों को लिख सकते हैं। जैसे ये गुना है, इसके संगत 2 भाग का कथन कौन हो गया, एक तो ये बना और दूसरा ये बना। उसी तरह कह रहा है कि क्या आप जो भी नीचे दिए गए ये सब सवाल दिए गए, क्या आप इनके भाग के कथन को लिख सकते हैं। तो आइए करते हैं थोड़ा प्रयास लिखने का हम लोग। देखिए, 2 गुना -6 बराबर क्या है -12। यानी एक बार हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं, एक बार -6 से भाग दे सकते हैं। वही किया गया है। -12 भागा -6 बराबर क्या हुआ 2, और -12 भागा 2 बराबर क्या हो गया -6। उसी तरह -4 गुना 5 बराबर -20, तो -20 से पहले 5 में भाग दे दी, 5 से भाग दे दिए तो -4 निकलेगा, और -20 से 4 में भाग दिए, -4 से भाग दे दिए तो 5 निकलेगा। उसी तरह -8 गुना -9 बराबर कितना हो गया 72, तो 72 भागा क्या कर लेंगे पहले यहाँ पर हम लोग -9 से भाग दे देंगे। ठीक, तो कितना निकल जाएगा हमारा -8 हो जाएगा, और फिर हम लोग 72 में किससे भाग दे देंगे, 72 में फिर हम लोग -8 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये कितना निकल जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा -9। ठीक है, समझ आ रहे हैं आप लोग। -3 गुना 7 बराबर क्या हो जाएगा -21, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग -3 3 से किस में भाग देंगे -21 में डेफिनेटली, और यहाँ -21 में भाग देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। उस तरह इस तरह यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग -21, एक बार 3 से भाग दिए, दूसरी बार किससे भाग देंगे भाई -7 से, तो बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। अब देखिए ये वाला -8 गुना 4 तो कितना हो गया -32, और अब देखिए -32 में हम लोग एक बार 4 से भाग दे सकते हैं, एक बार -8 से भाग दे सकते हैं। चलिए देखते हैं। -32 गुना, बस माफ कीजिएगा भाग, -32 भागा कितना कर देंगे हम लोग, एक बार हम लोग 4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -8, और एक बार फिर हम लोग -32 में किससे भाग दे देंगे, हम लोग दे देंगे -8 से भाग, तो ये कितना हो जाएगा -4 ना। इस तरह से बना लेंगे हम लोग। आप पहले खुद से भाग दे के देखें, तब ये वीडियो रोक कर प्लीज़ आप खुद से भाग दें सारा में, तब आप देखें आगे बेहतर रहेगा। आप देखिए 5 गुना -9 बराबर क्या हो जाएगा -45, तो फिर -45 में क्या करना होगा, -45 में एक बार हम लोग भाग देंगे -9 से, और फिर -45 में एक बार हम लोग भाग देंगे 5 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा।
ये एक बार सॉरी -9 से भाग दिया तो 5 हो गया, और 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह -10 गुना -5 तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरी 50 हो गया। अब देखिए 50 में भाग देंगे हम लोग एक बार -5 से, तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा तो आपका -10, और इसी तरह से 50 से भाग देंगे हम लोग -10 से, बराबर क्या हो जाएगा, -5। इस तरह से हम लोग ये पूरा बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गई। चलते हैं आगे। अब क्या कह रहे हैं देखिए, कह रहे हैं कि उपर्युक्त से हम पाते हैं, ऊपर जो आपने देखा उससे हम पाते हैं कि -12/2 बराबर -6, -32 भागा 4 बराबर -8, -20 भागा 5 बराबर -4, -45 भागा 5 बराबर -9। यानी हम देखते हैं कि जब हम एक ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो हम उन्हें पूर्ण संख्या के रूप में भाग में लिख देते हैं, और उसके पश्चात भागफल से पहले ऋण का चिन्ह लगा देते हैं। सिंपल सी बात कह रहे हैं कि मान लो -45 से 5 में भाग दिए, तो 5 से जब 45 में भाग दिए, हम लोग पहले माइनस भूल जाते हैं, 5 से 45 में भाग दिए तो कितना हुआ, 9। अब बाद में जो माइनस का चिन्ह है वो लगा देते हैं हम लोग। हम यह भी देखते हैं कि 72 भागा -8 बराबर -9, 72 भागा -9 बराबर -8, यानी 8 से 72 में भाग दिए तो कितना हुआ, 9 हुआ, और माइनस का चिन्ह था वो लगा दिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब हम एक धनात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो सर्वप्रथम हम उन्हें पूर्ण संख्या के रूप में भाग देते हैं, और उसके पश्चात भागफल के सामने ऋण का चिन्ह रख देते हैं ना। यहाँ भी वही करते हैं, जब संख्या धनात्मक हो उससे किसी संख्या ऋणात्मक हो और धनात्मक संख्या से भाग दिया जाए, संख्या हो ऋणात्मक धनात्मक संख्या से भाग दिया जाए तो वही करते हैं हम लोग कि पूर्ण संख्या के रूप में लिख के फिर उसको माइनस लगा देंगे आगे में। और उसी तरह से यहाँ भी कर सकते हैं कि हम लोग पहले अगर जब क्या हो कि भाग जिससे दे रहे हैं वही ऋणात्मक हो और जिसमें दे रहे हैं वो धनात्मक हो, तब भी वही प्रक्रिया करेंगे, पहले पूर्ण संख्या के रूप में भाग दे देंगे फिर माइनस लगा देंगे। समझ गए आप लोग? चलते हैं आप आगे। क्या है देखिए, क्या कह रहे, क्या हम कह सकते हैं कि -48 भागा 8 बराबर 48 भागा -8, कह सकते हैं क्या हम लोग? आइए जांच करते हैं। हम जानते हैं कि -48 भागा 8 बराबर -6 और 48 भागा -8 बराबर -6, इसलिए -48 भागा 8 बराबर क्या है, 48 भागा -8। निम्नलिखित के लिए इसकी जांच कीजिए। आप सब में यह काम आप कर सकते हैं। तो क्या है, 90 भागा -45 निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 90 भागा -45 हो जाएगा आपका -2, और -90 भागा 45 ये भी निकल गया आपका -2, यानी दोनों क्या है, बराबर है। यानी क्या है, ये दोनों क्या है, बराबर है। इस तरह लिख सकते हैं, आता इस तरह से जैसे यहाँ पर लिखा हुआ इस तरह से आप यहाँ भी लिख सकते हैं। फिर -136 से 4 में भाग दीजिए, 4 दूना 12, 4 चौके 16, 24 आया, और ये भी माइनस में आएगा, और यहाँ भी इससे भाग दीजिए तो भी आएगा क्या, 24 आएगा और माइनस में आएगा। अब दोनों क्या कि यहाँ बराबर हो गया, यानी ये भी क्या है, बराबर है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब व्यापक रूप में किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी के लिए अगर कह रहा है कि ए भागा -बी बराबर -a भागा b, जहाँ b क्या है, 0 नहीं हो सकता, तभी तो भाग लगेगा, वरना तो अपरिमित हो जाएगा ना, 0 से हम लोग भाग नहीं दे सकते। चलते हैं आगे। क्या है कि प्रयास कीजिए, ज्ञात कीजिए कि 125 भागा -25 कितना होता है, 80 भागा -5, 64 भागा -16। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे निकाला ये सब। तो एक जैसे 25 से आप भाग दीजिएगा तो 5 निकल जाएगा, -5 हो जाएगा। 5 से 80 में भाग दीजिएगा 16, और फिर माइनस है तो माइनस दे देंगे। 400 से 16 में भाग देंगे तो कितना, 4, और फिर क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे, -4 हो जाएगा। इस तरह से, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे। चलते क्या, अंत में हम देखते हैं कि -12 भागा -6, क्या देखते हैं हम लोग कि -12 भागा -6 बराबर 2 है ना। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि -12 भागा -6 बराबर 2, -20 भागा -4 बराबर 5, -32 भागा -8 बराबर 4, -45 भागा -9 बराबर 5। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जब हम एक ऋणात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं, क्या किया, ये भी ऋणात्मक पूर्णांक, ये भी ऋणात्मक पूर्णांक, जब भाग देते हैं तो सर्वप्रथम हम उन्हें पूर्ण संख्या के रूप में भाग देते हैं, और उसके पश्चात हम भागफल से पहले धनात्मक यानी प्लस का चिन्ह रख देते हैं। यानी व्यापक रूप में इन्हीं किन्हीं दो पूर्णांकों ए तथा बी के लिए -a गुना भागा -b बराबर a भागा b हो जाता है, यानी बराबर हो जाएगा ना, दोनों धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, जहाँ b क्या है, 0 है, नहीं है, क्योंकि b 0 रहेगा तो फिर भाग कैसे लगेगा। उस तरह यह प्रयास कीजिए, बिल्कुल प्रयास करके देख सकते हैं। -36 भागा -4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग ना, -36 भागा -4 क्या हो जाएगा, -9,
-201 से 3 में भाग देंगे। देखिए 3 सत्ते 21 तो नहीं खाएगा, 3 छक 18 और 20, 3 सत्ते 21। चलिए हो गया, दोनों माइनस माइनस होता है, ये प्लस हो जाता है ना, खत्म हो जाता है दोनों का माइनस। 13 से भाग दीजिए इसमें, 13 दूने 26, कितना बचा 6 2 8 50 13 दूने 26, 13 39 तो नहीं खाएगा, 13 दूने 26 तो 6 उधर 6 2 8 26 तो सब माफ कीजिएगा, 4 और 2 6 65, 13 25 65 तो क्या भी खत्म हो गया ना, 25 हो गया। इस तरीके से आप बना सकते हैं इसको। चलते हैं आगे। कहते हैं पूर्णांकों के भाग के गुण, पूर्णांकों के जो भाग है उसके क्या क्या गुण होते हैं वो हम लोग अब पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। निम्नलिखित सारणी को देखिए और इसे पूरा कीजिए। क्या कह रहा है कि -8 भागा -4 बराबर 2 है। परिणाम क्या निकला, एक पूर्णांक है। -4 भागा -8 बराबर भी क्या है, कट जाएगा दोनों, परिणाम एक पूर्णांक। -4 भागा -8 तो मैं ये क्या हो जाएगा -1/2। यानी अगर भाग में हम लोग उल्टा पुल्टा कर दें, 8 से 4 में भाग दे रहे थे तो ठीक था, जब 4 में 8 से भाग देते हैं तब हो गया गड़बड़। उसी तरह -8 भागा 3 -8/3 और 3 भागा -8 में 3/8 तो मान तो अंतर है ना। निष्कर्ष क्या निकला कि परिणाम एक पूर्णांक नहीं है। ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, लेकिन ये पूर्णांक हुआ नहीं। ये पूर्णांक, ये पूर्णांक, लेकिन ये क्या, ये पूर्णांक है नहीं, यानी परिणाम एक पूर्णांक नहीं है। हम जानते हैं कि पूर्णांक में क्या होता है, सिर्फ माइनस वाला और प्लस वाला आता है, ठीक। बाकी जो भी बटे वाला आ रहा है वो सब किस में चला जाता है, वो आपका चला गया बस बदला दशमलव वाला परिमेय संख्या में, तो ये पूर्णांक नहीं है। समझ गए हम लोग। वही कि आप क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि पूर्णांक भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है ना। जब दो पूर्णांकों को भाग दिया जाता है तो वो पूर्णांक वापस लौट कर नहीं होते, ठीक। अपनी ओर के से 5 और उदाहरण लेते हुए इस कथन की सत्यता के लिए उचित कारण बताइए। बिल्कुल अपनी ओर से भी आप कुछ भी ले सकते हैं अपनी ओर से ना। मान लीजिए हम ले लिए, क्या ले लिए भाई, कि हम 2 में भाग दिए, 2 भागा क्या किए हम, 2 भागा 4 किए तो 1/2 आ गया, और 4 भागा 2 किए तो क्या आ गया, इसका मान तो 2 ही आया। दोनों बराबर है नहीं है। इस तरह से हम लोग कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं। आप अपने से भी उदाहरण लीजिए। तो देखिए, जितना आप अपने से सोचेंगे उतना जल्दी सीखेंगे आप और उतना बेहतर सीखेंगे। हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए भाग क्रम विनिमय नहीं है। यानी इससे इस बात तो प्रूव है ना, ये क्रम हम उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते। आइए पूर्णांकों के लिए भी इसकी जांच करें। पूर्ण संख्या के लिए हम तो देखे थे पहले, अभी क्या करेंगे, पूर्णांक के लिए करेंगे जांच। तो ये करते हैं शुरू। आप सारणी से देख सकते हैं कि -8 भागा -4 बराबर -4 भागा -8, मतलब बराबर नहीं है, उल्टा पुल्टा कर दे तो क्या -9 भागा 3 और 3 भागा -9 एक समान है? क्या -30 भागा -6 और 6 भागा -3 से समान है? बिल्कुल नहीं। आप करके देख सकते हैं समान नहीं है। क्या हम कह सकते हैं पूर्णांकों के लिए भाग क्रम विनिमय है? नहीं। आप 5 और पूर्णांक योग लेकर इसे सत्यापित कर सकते हैं, बिल्कुल बराबर कभी नहीं होगा, ठीक है। -3 से 9 में भाग देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, ये 3 आएगा। लेकिन 3 से -9 में भाग देंगे तब ये तो -1/3 आ जाएगा, हो ना, गड़बड़ हो जाएगा। आप भाग देके देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, पूर्ण संख्याओं की तरह ऊपर कर लेते हैं इसको, थोड़ा बेटर रहेगा। क्या कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं की तरह किसी भी पूर्णांक को 0 से भाग करना अर्थहीन है और शून्येतर पूर्णांक से 0 को भाग देने पर 0 प्राप्त होता है। अर्थात किसी भी पूर्णांक a के लिए a भागा 0 परिभाषित नहीं है। बिल्कुल हम लोग 0 से भाग नहीं दे सकते क्योंकि उसका कोई मान निकलता है, अपरिमित हो जाता है। परंतु 0 में से भाग दे सकते हैं जहाँ a बराबर 0 नहीं है। a यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए, जिस चीज़ से भाग दे रहे हैं आप वो भाजक 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब हम किसी पूर्ण संख्याओं को 1 से भाग देते हैं तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अरे बिल्कुल भाई, 4 से मान लो 4 में हम लोग 1 से भाग दिए तो कितना निकला, 4 ही निकलेगा ना, ठीक है। आइए इसकी जांच करते हैं कि क्या यह ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए भी सत्य है। देखते हैं। -8 भागा 1 तो क्या कितना निकला, -8। -25 भागा 1 करेंगे तो कितना निकलेगा, -25। -11 भागा 1 -11, -37 भागा 1 तो क्या -37 आएगा। -13 भागा 1 -13, -48 भागा 1 तो क्या आ जाएगा, ये भी 48 हो जाएगा, ठीक है। यह दर्शाता है कि ऋणात्मक पूर्णांक को 1 से भाग देने पर वही ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। अतः किसी भी पूर्णांक को 1 से भाग देने पर वही पूर्णांक प्राप्त होता है। व्यापक रूप में किसी भी पूर्णांक a के लिए a भागा 1 बराबर क्या होगा, 1 होगा, a होगा, ठीक है।
चलते हैं आप आगे। यानी एक में किसी से भाग देंगे तो हमें वही सेम पूर्णांक फिर से मिलेगा जिसमें हमने भाग दिया था। आगे क्या कह रहा है कि किसी पूर्णांक को -1 से भाग देने पर क्या होता है, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। क्या है भाई सारणी में, -8 भागा -1 तो क्या हो जाता है 8 हो जाता है। -25 भागा हम लोग जानते हैं 25 होगा ना, धनात्मक माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है। 11 भागा -1 तो -11, -37 भागा -1 तो ये भी क्या हो जाएगा 37 हो जाता है। 13 भागा -1 क्या हो जाएगा 13, -13 और -48 भागा -1 ये क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक, अतः हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी पूर्णांक को -1 से भाग देने पर वही पूर्णांक प्राप्त नहीं होता है। अच्छा, -1 से भाग देने पर वही पूर्णांक प्राप्त नहीं होता है। हाँ, 1 से भाग देंगे तो होगा, लेकिन -1 से भाग देंगे तब हमें वही पूर्णांक प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल। चलते हैं आगे। क्या हम कह सकते हैं कि -16 भागा 4 भागा -2 एवं -16 भागा 4 भागा -2 समान है। हम जानते हैं कि -16 भागा 4 बराबर भागा 2 -2 बराबर क्या आ जाएगा, 4 16 भाग देंगे तो -4 होगा, -4 फिर माइनस देंगे -2 से यहाँ बाहर जो था भाग दिए तो कितना हो गया 2। ये कैलकुलेशन आप प्लीज अच्छे से समझे। -16 में 4 से भाग देंगे पर ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे इसमें हम लोग, तो माइनस क्या होगा, -16 भागा 4 तो कितना निकल गया -4 और फिर -2 बराबर 2 निकल गया। और 16 भागा 4 भागा -2 देखिए, तो इसको करके देखिए कितना निकलेगा आपका। तो -16 का -16 लिख दिए, 4 भागा -2 यानी कितना -2 बराबर 8 हो गया। 16 भागा -2 क्या हो गया 8 हो जाएगा ना, यानी ये क्या अलग अलग मान निकल गया। अतः -16 भागा 4 जिससे फिर भागा देंगे -2 में बराबर नहीं है इसके। समझ में आ गया। अब देखिए क्या है, क्या आप कह सकते हैं क्या आप कह सकते हैं पूर्णांकों के लिए भाग साहचर्य, यही साहचर्य गुण में पढ़े थे ना हम लोग कि 3 लोग हैं, इनमें से या तो यहाँ पर 3 लोग हैं, 16 4 और -2। तो भाई क्या क्या कि पहले एक बार इस दोनों का पहले काम हो गया, फिर इन दोनों का पहले काम हो गया, तो यह साहचर्य नियम था। तो क्या आप कह सकते हैं भाई, कह सकते पूर्णांकों के लिए भाग साहचर्य है या है नहीं? क्या आप कह सकते हैं पूर्णांकों के लिए भाग साहचर्य है नहीं? अपनी ओर से 5 अन्य उदाहरण लेकर सत्यापित कीजिए। बिल्कुल, हम लोग उदाहरण लेकर ये सत्यापित कर सकते हैं कि भाग क्या है, भाग के लिए साहचर्य नियम नहीं है। चलते हैं आगे। उदाहरण 2 क्या लगे, किसी टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। राधिका ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और 30 अंक प्राप्त किए, जबकि उसके 10 उत्तर सही पाए गए। जय ने भी सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और उनके 12 अंक प्राप्त किए, जबकि उसके 4 उत्तर सही पाए गए। उनमें से प्रत्येक ने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए? चलिए निकालते हैं। पहले क्वेश्चन हम लोग समझेंगे अच्छे से, फिर इसको करेंगे सॉल्व। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था। एक टेस्ट हुआ, ठीक है, जिसमें से सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलता था और गलत उत्तर के लिए -2 अंक मिलता था। यानी 2 अंक क्या कर लिए जाते थे, काट लिए जाते थे। ये माइनस मार्किंग है, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में ये होता है, ठीक है, माइनस मार्किंग। तो राधिका ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और 30 अंक मिला। राधिका को टोटल कितना अंक मिला 30, जबकि उसके 10 उत्तर सही पाए गए। तो 10 बचे 50 अंक होना चाहिए था ना, उसको मिला कितना 30, यानी 20 अंक क्या हुए गलत उत्तर के थे ना। अगला क्या है कि 20 उत्तर गलत उत्तर के थे, यानी कितना 2 अंक, एक उत्तर में 2 अंक काटता है तो 5 हो गया। 5 दूनी 10, तो 5 यानी 5 सवालों के जवाब गलत दिए हैं। 5 दूनी 10 अंक कटा जी नहीं, 50 होना था उसका ना, 10 के सही उत्तर दिए तो 20 नंबर कटा है उसका। तो 20 यानी कटा तो कितना हो जाएगा 10 सवालों के सही उत्तर दिए, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पर आगे क्या है कि जया ने भी सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और उसने -12 अंक प्राप्त किए, जबकि उसके 4 उत्तर सही पाए गए। उनमें से प्रत्येक के कितने प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए। तो चलिए आइए सारा पूरा कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए क्या हुआ था कि एक सही उत्तर के लिए दिए गए अंक कितना 5, अतः 10 सही उत्तरों के लिए दिए गए अंक बराबर 5 गुना 10 बराबर 50। राधिका द्वारा प्राप्त किए गए अंक 30, तो गलत उत्तरों के लिए प्राप्त अंक 30 - 50 इक्वल टू कितना हो गया -20, यानी -20 नंबर क्या हुआ गलत उत्तर के लिए मिला था उसे। एक गलत उत्तर के लिए दिए गए अंक -2, इसलिए गलत उत्तरों की संख्या -20 भागा -2 बराबर 10। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि हम लोग के पहले क्या कि टोटल नंबर उसका आना कितना चाहिए था और गलत नंबर कितना, गलत कितना दिया था आंसर। हम लोगों को सारा पता है कि अगर आना चाहिए था 50, टोटल 50 आना चाहिए था, मिला 30, यानी 20 नंबर उसको काटा गया है। यानी 20 नंबर जब काटा गया है, यानी उन्होंने क्या होगा एक नंबर का 2, एक
सवाल का 2 नंबर कटता है ना, यानी 20 नंबर अगर काटा है, यानी 10 सवालों के जवाब उन्होंने क्या दिए, गलत दिए हैं। मिल गया इसका आंसर। 4 सही उत्तरों के लिए दिए गए अंक बराबर कितना, 20। जय द्वारा प्राप्त किए गए अंक बराबर -12। अब देखिए उसको मिलना था 20 अंक, मिला कितना, -12 मिला। जय द्वारा प्राप्त किए गए अंक -12 मिला, यानी अगर टोटल अंक जो मिला उसमें जितना नंबर वो सही दिया था, अगर घटा दे, टोटल नंबर मिला इतना और सही दिया था इतना, बाकी तो निकल जाएगा गलत नंबर का ना, तो -32 उसका नंबर क्या हो, गलती में कट गया। इसलिए देखिए, हाँ, इसलिए गलत उत्तरों की संख्या बराबर क्या, -32 भागा 2 बराबर क्या होगा, 16। 16 नंबर का उन्होंने क्या हुआ, गलत बना दिया। 16 सवालों को गलत बनाया, जैसे 32 नंबर कट गया उसका, और टोटल उसको आया कितना, इस तरह से -12 अंक आया। बताइए, चलते हैं आप आगे। पढ़ लेते हैं पहले इसको, क्या लिखा है देखिए। क्या कह रहा है कि कोई दुकानदार एक पेन बेचने पर 1 रुपये का लाभ अर्जित करती है और अपने पुराने स्टॉक की टेक्स्ट बुक और अपने पुराने स्टॉक की पेंसिलों को बेचते हुए 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि उठाती है। देखिए, अगर एक पेन बेचता है तो उसको एक रुपया लाभ होता है और 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि होती है। अगर वो पुराना स्टॉक बेचता है तो नया बेचेगा पेन तो उसे 1 रुपया लाभ होगा, और अगर पेंसिल बेचेगा पुराना स्टॉक से तो कितना होगा, 40 पैसा उसको हानि हो जाएगा। घाटे में ही बेच रही है, बिक नहीं रहा है तो किसी विशिष्ट महीने में उसने 5 रुपये 5 की हानि उठाई। इस अवधि में उसने 45 पेन बेचे, तो बताइए इस अवधि में कितनी पेंसिलें तो इस अवधि में उसने कितनी पेंसिलें बेची। अच्छा, 45, 5 रुपये 5 की हानि हो गई, यानी -5 रुपये हानि, मतलब कितना, -5 रुपये उसके पास आया, और 45 पेन उसने बेचा, तो 45 पेन बेचा तो 45 रुपया उसको हुआ, लेकिन ये 5 रुपये हानि हो गया, यानी 45, टोटल जो हुआ उसका -5 निकला और -45 कर देंगे। टोटल में हम लोग ने जितना बेचा, अगर कि जितना लाभ हुआ, अगर वो घटा, टोटल अभी मेरे पास जितना पैसा है उसमें हम अगर हम लाभ घटा दें तो मेरा हानि निकल जाएगा ना, तो -45 -50 5 और -45 कर दे, दोनों में एक ही चिन्ह, कितना हो गया, माइनस प्लस हो गया ना, -50 रुपया हो गया। तो 50 रुपया उन्होंने क्या हुआ, यानी हानि उठाया, और एक पेन का दाम था 40 पैसा, तो देखिए कितना हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, -50 से 50 में 40 से क्या कर देंगे, भाग देंगे, 0 0 कट गया, 4 से भाग दे देंगे, 4 दूनी 8, ऐसे 40 से भाग दे सकते हैं हम लोग। आइए देखते हैं इसको कैसे होगा, ये यहाँ पर सॉल्व कैसे किया हुआ है देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए हल क्या क्या है। एक पेन को बेचने पर अर्जित लाभ 1 रुपया, 45 पेनों को बेचने पर अर्जित लाभ 45 रुपये, जिसे हम +45 से निर्दिष्ट करते हैं। दी हुई हानि 5, जिसे -5 से निर्दिष्ट करते हैं। अच्छा, अर्जित लाभ बराबर उठाई गई हानि बराबर कुल हानि, इसलिए उठाई गई हानि बराबर कुल हानि माइनस अर्जित लाभ, जैसे मैंने किया था ना वैसे यहाँ पर किया गया है। अब देखिए, तो एक पेंसिल को बेचने से उठाई गई हानि बराबर क्या हुआ, 40 पैसे, जिससे हम -40 के रूप में लिखते हैं, इसलिए बेची गई पेंसिलों की संख्या बराबर। तो क्या किया भाई, देखो तो बेची गई संख्या -50 रुपया, उसको क्या हो गया, उसमें हानि हो गया। तो इसको हम लोग रुपये का किस में बदल दिया, पैसे में बदल, ताकि भाग देंगे, ये तो जो नुकसान तो वो पैसे में है ना, तो इस तरह से -5000 पैसे कर दिए, -40 कर दिए, इसलिए क्या निकल गया, 125 कलमें उसने बेची। पिछली बार जब मैंने निकाला अभी तो नहीं निकला, क्योंकि मैंने उसे रुपये में नहीं बदला था। अभी क्या करें हम लोग, उसको मैंने पैसे में नहीं बदला था, अभी पैसे में बदल दिया तो इजीली भाग लग गया इससे। तो 125 कलम निकला जो उन्होंने क्या क्या था, हानि करके बेची गई थी। सॉरी, 125 पेंसिल्स हैं जो उसने हानि करके बेची, माफ कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। क्या कि अगले महीने में ना तो लाभ हुआ ना हानि हुआ, यानी जितना वो कलम बेचकर लाभ हुआ उतना ही रुपया उसको पेंसिल बेच के हानि हो गया, तो बराबर हो गया। तो देखिए आप क्या कह रहे हैं कि इसलिए अर्जित लाभ बराबर उठाई गई हानि बराबर 0, अर्थात अर्जित लाभ बराबर माइनस उठाई गई हानि, क्या होगा, 0 माइनस उठाई गई हानि। 70 पेन बेचने से अर्जित लाभ 70 रुपया, तो इसलिए पेंसिल को बेचने से उठाई गई हानि बराबर भी 70 रुपया होगा, तब ना कुछ नहीं बचा उसको, जिसे -70 से अर्थात 7000 पैसे से दर्शाते हैं, तो यानी 7000 पैसा रुपया हानि हुआ उसको। तो एक कलम से 40 रुपया हानि, तो भाग दे दिए, 175 पेंसिल निकल गया, यह भी निकल गया आंसर। समझ गए आप लोग, इस तरह से हम लोग आप 1.3 को बना सकते हैं। आइए बनाते हैं 1.3। क्या कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आप ज्ञात कर सकें, -30 भागा 10 कितना हो जाएगा, -30 से 10 में भाग देंगे तो ये होता आपके लिए हो जाएगा -3, भाग देंगे तो ठीक है,
-50 भागा -5 बराबर कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा आपका 5 से 10, 50 में भाग देंगे 10, अब माइनस लगा देंगे आगे। ठीक है, -36 भागा 9 कितना हो जाएगा? देखिए दोनों माइनस है तो ये तो धनात्मक संख्या हो जाएगा ना, 4। -49 भागा 49 तो ये तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। -1 -1 माफ कीजिएगा, ये माइनस मैं लिख रहा हूँ, हाँ यहाँ पर देते हैं -1। ठीक है, -13 भागा -2, -2 + 1 तो इसका मान कितना हो जाएगा? देखिए तो 13 भागा -2 + 1 तो कितना हो गया आपका? -1 हो गया। 13 से -1 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? -13। इस तरह से आप लिख सकते हैं आंसर। आप पहले खुद से करें, बेहतर होगा। 0 भागा -12 तो अगर बात 0 में किसी चीज़ से भाग देते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है आपका 0। 0 में गुना करें या 0 में किसी से भाग दें तो वो 0 हो जाता है। -31 अगला जी नंबर देखिए, -31 भागा -30 + -1 देखिए, -30 और प्लस -1 ये भी माइनस में, ये भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो -30 - 1 क्या हो जाएगा? ये आपका इस तरह से लिख सकते हैं, -31 भागा -31 भागा -30 और +1 क्या आ जाएगा? ये भी 31 हो जाएगा। ये आपका -31 आ जाएगा, माफ कीजिएगा, हाँ -31 आ जाएगा। -31 से -31 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? केवल 1 बचेगा। ठीक है, बनाते जाइए आप लोग अपने से। अब क्या, -36 भागा 12 तो 12 से 3 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 से -36 भाग देंगे, -3 होना चाहिए। अच्छा सॉरी, अभी हाँ निकाले कहाँ भी, 12 से 36 में भाग दिए तो क्या हो जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका -3। अब भागा 3 कर देंगे ना, माफ कीजिएगा, ये पूरा सवाल ये मुझे दिमाग में आ गया कि ये आंसर है। 12 से -36 में भाग देंगे कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा -3 और भागा क्या हो जाएगा? ये 3 है तो यानी 3 से 3 भाग देंगे कितना हो जाएगा? -1 बन गया। -6 + 5 पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे फिर इधर का काम करेंगे। -6 + 5 तो ये हो गया आपका -1 भागा -2 + 1 कितना हो जाएगा? -1 मैंने -1 में भाग देंगे कितना हो जाएगा आपका? 1 बच जाएगा। समझ गए आप? ठीक है, चलते हैं आगे। क्या कह रहा है? ए, बी और सी के लिए निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए a भागा b + c और a भागा b + a भागा c को सत्यापित कीजिए ना। कैसे करेंगे आप इसे सत्यापित, देखते हैं आगे। देखिए सत्यापित आपको ये करना है ना, तो इससे क्या कर सकते हैं आप? देखिए जैसे ये यही सवाल हम लोग 1 नंबर सवाल देख लेते हैं। इसके लिए आपको सत्यापित क्या करना है? एक बार सवाल भी नीचे थोड़ा देख लेते हैं। हाँ यही है सत्यापित करने वाला। ठीक है, तो ए का मान दिया, बी का मान दिया, सी का मान दिया, बस मान रख देना है हमें। तो क्या है देखिए, तो a भागा b + c n है, तो निकालते हैं इसका मान। a कितना है? 12 भागा, अरे यार मिटा के दिया हम। चलिए कोई नहीं, फिर से लिख लेते हैं। देखिए क्या था? a भागा b + c। देखिए a कितना है भाई? 12 भागा b कितना है? -4 और प्लस c कितना है? 2। मान निकाल लीजिए। 12 भागा -4 + 2 कितना आ गया? -2। 12 भागा -2 कितना आ जाएगा? -6। ठीक है, -6 एक तरफ का -6 निकल गया। अब इस तरफ का निकालिए, क्या है भाई अगला? a भागा b और a भागा c। तो a भागा b, a कितना है? 12 भागा b कितना है? b है आपका -4। ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख के फिर आप इसका मान लिखिएगा इस तरह से। और बराबर कितना हो गया देखिए तो, हाँ तो कितना निकल गया इसका? प्लस a भागा c भी करना है ना। 12 भागा कितना करना है आपका? c है कितना? a भागा c है आपका 2। देखिए कितने का? 12 भागा -4 निकल गया आपका, ये हो गया 12 भागा -4 तो कह सकते हैं हम लोग -3 प्लस 12 भागा 2 कितना होगा? 6 बराबर कितना निकल गया? 3। क्या सत्यापित हुआ? इतना बराबर सत्यापित कि ये इसके बराबर है? बिल्कुल नहीं है इसके बराबर। तो ये सत्यापित हो गया, इसका मान 3, इसका मान -6। अतः लिख सकते हैं, अतः a भागा b + c बराबर नॉट ये इतना। ठीक, इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं सबका मान रख के। मैं आपको रख के दिखा देता हूँ एक बार, ये आप समझ लिए होंगे। चलते हैं मिटाते हैं इसको अब। देखिए
क्या है, ए का मान इसमें 10 है, तो पहले हम इस फॉर्मूला पे रख लेते हैं ना। तो देखिए ए के जगह पे क्या लिख लिए, -10, ए के जगह पे क्या कर लिए, -10 भागा बी के जगह पे क्या, 1 प्लस सी के जगह पे 1 रख लिए। अब देखिए -10, अब भागा 1 + 1 कितना गया 2, यानी 10 -10 से 5 कितना निकल गया, 5 निकल गया। -10 में 2 से भाग देंगे कितना हो गया, 5। अब चलते हैं आगे। अब इसका ये वाला का मान उसका 5 निकला था, याद रखिएगा कितना मान निकला था उसका, याद रखना है, उसमें निकला था हमारा मान कितना, 5। ठीक है, चलिए 5 निकला था मान, इधर लिख लेते हैं हम। इसमें देखिए कितना निकला, ए भागा बी और ए प्लस सी। तो ए के जगह पे क्या है, -10 भागा बी कितना है 1 प्लस ए कितना है यहाँ पे -10 भागा सी कितना है 1, -10 भागा 1 कितना हो गया -10, और -10 भागा फिर 1 तो कितना हो गया, ये भी आपका प्लस माइनस में क्या माइनस आ, प्लस माइनस माइनस हो ही जाएगा, -10 निकल गया ना, तो ये तो -20 हो जाएगा। इसका निकला था 5, यानी मान क्या है अलग अलग है, ऐसा लिख सकते हैं कि ये इसके क्या है बराबर नहीं है, सत्यापित। ठीक है, क्या है देखिए, क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की क्या कीजिए आप लोग, पूर्ति कीजिए। 369 भाग से किससे भाग देंगे, जो 369 हो जाएगा, तो भाई 1 से भाग देंगे डेफिनेटली। किससे भाग देंगे, 1 से भाग देंगे हम लोग। 206 में किससे भाग देंगे, जो 1 हो जाएगा, तो इसमें हमें लगता है कि -206 से भाग देना होगा ना, तभी तो 1 होगा। आप देखिए और क्या करें कि -87 आना चाहिए, 1 से भाग देंगे तो -87 आएगा किसमें, तो -87 से में ही भाग देना होगा ना, भागा 1 तो -87 हो जाएगा। 20 में किस चीज़ से भाग देंगे, जो -2 हो जाएगा, तो इसमें हम लोग लगता है -10 से भाग देंगे तो हो जाएगा। -75 में किस चीज़ से भाग देंगे, -1 हो जाएगा। 75 से भाग देते ना, हो जाएगा 1 -1, 75 से 75 में भाग देंगे वो 1, और माइनस का माइनस हो जाएगा ना ऋणात्मक संख्या। -87 गुना -87 में किससे भाग देंगे, 87 हो जाएगा, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, -1 से भाग देते हैं ना, हो जाएगा 48 -1, तो इसमें हम लोग लगता है किस संख्या में 48 से भाग देंगे, जो माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो -48 में भाग दे देंगे। किस संख्या में -4 से भाग देंगे तो -3 हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 12 भागा 4 कर देंगे ना, तो हो जाएगा -3 ना, कहाँ होगा, तो 3 ही आएगा, तो माइनस लगाते हैं आगे, -12 भागा 4 तो क्या हो जाएगा 3। ठीक, अगला क्या कह रहा है देखिए, 5 ऐसे पूर्णांक युग में ए और बी लिखे ताकि ए भागा बी बराबर -3 हो। यानी कोई ऐसा पूर्णांक लिखना है, जहाँ 2 पूर्णांक लिखना है कि इस ए में अगर बी से भाग दे -3 हो जाए। ऐसा ये 6 और -2 है ना, 6 में -2 से भाग देते हैं तो कितना -3 हो जाता है। इस तरह हम लोग कुछ भी बना सकते हैं ना, जैसे 12 भागा -4 कर दिए तो कितना हो गया, ये भी -3 हो गया। 18 भागा -4 कर दिए ना, 18 भागा कितना -6, 18 भागा कितना कर दिए, 18 भागा -6 कर दिए ना, 6 कितना हो गया, ये भी -3 हो गया। या क्या कर सकते हैं हम लोग, 9 भागा -3 कर सकते हैं, तो भी क्या आ जाएगा -3 हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं -12 भागा 4 कर सकते हैं, तो भी -3 हो जाएगा। या क्या कर सकते हैं -18 भागा 6 कर सकते हैं, तो भी क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा ना। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं इसको। चलते हैं अब आगे, क्या कह रहा है देखिए, इसमें कह रहा है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यानी ऐसा मान लीजिए एक रेखा है, 1 मिनट सही तरीका खींचता हूँ मैं, ये एक रेखा है, ठीक है, और यहाँ पर ये 0 डिग्री सेल्सियस है। दोपहर के अगर 12 बजे की बात करें तो उस समय जो तापमान था वो कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर। तो 10 डिग्री सेल्सियस इस तरह से ना, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, ये 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, 10 डिग्री था सुबह तापमान 12 बजे। वही कह रहा है कि और यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है। हर घंटे क्या होता है 2 कम, जैसे 12 है 1 बजा तो यहाँ पर आ गया आपका 8 डिग्री सेल्सियस, फिर और बजा 2 बजा तो ये कितना हो गया, फिर 6 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से कम होता जाता है। ठीक, तो कह रहा है कि तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। क्या रहा है, ये घटते घटते कब ऐसा होगा जो 0 से नीचे, यहाँ पर -1 ना, इस तरह से -2, और कब ऐसा होगा जब आपका ये -8 डिग्री सेल्सियस तापमान आ जाएगा। ठीक,
तो देखिए -8 डिग्री कब आएगा तापमान। तो तापमान को -8 डिग्री होने में देखिए 10 यहाँ और 8 यहाँ, यानी 18 डिग्री सेल्सियस क्या लगेगा उसको, तापमान को कम होना होगा इसके लिए। तो देखिए उसको भाषा में कैसे लिखेंगे, और 18 डिग्री सेल्सियस कैसे कम होगा जब, और मतलब 18 डिग्री सेल्सियस कम होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 9 घंटे, क्योंकि 1 घंटे में 2 डिग्री होता है, तो 18 डिग्री 9 घंटे का लगेगा। सिंपल सी बात है। चलिए बनाते हैं हम लोग। देखिए इसको लिखेंगे कैसे। हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे कि दोपहर 12 बजे तापमान, या तो 12 PM ना, माफ़ कीजिएगा, 12 PM में तापमान दोपहर 12 बजे तापमान कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस। कितना था, दोपहर 12 बजे तापमान जो था वो था आपका 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो तापमान घटने की दर, तापमान घटने की दर ये कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे, सॉरी प्रति तो ये दे दिए, प्रति हो गया। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर घंटे लिख लेंगे, इस तरह से आपको लिख लेना है भाई। इसको लिखो 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है। अब देखिए, यानी 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो कितना तापमान हमको कम कर रहा है, कुल तापमान में कमी, या तापमान में कुल कमी लिखिए। इसको हटा दीजिए, रुके, इसको हटाते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं तापमान में कुल कमी। कुल कमी कितना होगा पता है आपको, ये इतना लकीर था ना यहाँ पर, क्या 0 से यहाँ 10 था, यहाँ 8 दर, तो 10 प्लस कमी बराबर कितना हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस और प्लस 8 डिग्री सेल्सियस नीचे ना, बराबर कितना हो जाएगा, 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। 18 डिग्री सेल्सियस कम होगा, तो इसलिए 0 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान होने में लगा समय। तो लिखिए 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान होने में लगा समय, 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान होने में लगा समय, कितना समय लग जाएगा, तो समय लग जाएगा कितना आपका 18 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम, तो यानी कितना हो जाएगा आपका लगेगा प्रति घंटे, एच ऊपर चला जाएगा, यानी 9 घंटे। ठीक है। और 9 घंटे यानी 12 बजे आपका शुरू हुआ था, मतलब ठंडा होना, और 9 घंटे लगा, यानी 9 बज गया। तो लिख सकते हैं अतः शाम 9 बजे तापमान, शाम 9 बजे तापमान आपका क्या हो जाएगा, तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। ठीक है। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। एक और सवाल है इसमें कि आधी रात को तापमान क्या होगा, आधी रात को यानी रात 12 बजे। तो लिखिए आधी रात या को तापमान, आधी रात यानी रात, अरे 12 बजे ना, रात 12 बजे, अरे भाई यही तो दिक्कत है इसमें, डिलीट नहीं होता सही से। रात 12 बजे तापमान, तो रात 12 बजे का तापमान कैसे निकालेंगे, देखिए एक 10 डिग्री सेल्सियस था पहले ना, घटते गया, कितना घट रहा है इसका तापमान, कितना 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से, कितना घंटे के लिए, रात 12 बजे कितना होगा, 12 घंटे तक के लिए घटेगा ना, दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक 12 घंटे का टाइम हुआ, 2 गुना 12 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो जाएगा देखो, तो 10 डिग्री सेल्सियस यानी कितना, 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 गुना 12 कितना हो गया, 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। बराबर कितना हो गया, -14 डिग्री सेल्सियस। तो रात 12 बजे तापमान क्या हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है। तो ये सवाल आपका 5 नंबर बन गया। चलते हैं अब अगले सवाल पे। क्या कह रहा है कि एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक में दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं।
तो किसी प्रश्न का हल करने और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, यदि उसके 12 उत्तर सही है तो पाया जाता है कितने प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। इसको यहीं रख देते हैं ताकि दिखने में सही हो। ठीक है, आप देखिए एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक मिलता है। तो यहाँ लिखना है कि सही उत्तर के लिए दिया जाने वाला अंक, सारा पहले जो भी स्टेटमेंट है सारा ना वो क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। सही उत्तर के लिए दिया जाने वाला अंक, सही उत्तर के लिए कितने अंक दिए जा रहे हैं, +3। ठीक है, हाँ सही उत्तर के लिए दिया जाने वाला अंक +3। ठीक है, और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। गलत उत्तर के लिए दिया जाने वाला अंक, गलत उत्तर के लिए दिया जाने वाला अंक, ये सब लिखना है आपको। ठीक है, कितना का, -2। ठीक, ये दोनों लिख लीजिए आप, फिर चलते हैं आगे। चले आगे, आप देखिए 2 चीज़ लिख लिया। सही उत्तर के लिए लिख लिया हमने +3 मिलता है, और गलत उत्तर के लिए मिलता है -2। अब और किसी प्रश्न का हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर 0 अंक प्राप्त हो। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, तो यानी 20 अंक मिला उसको। तो कैसे मिलेगा 20 अंक, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए। तो यदि उसके द्वारा 12 उत्तर सही दिया गया था ना, तो 12 उत्तर सही दिया गया, 12 उत्तर सही देने पर प्राप्तांक, 12 उत्तर सही देने पर प्राप्तांक कितना है, कितना, 12 गुना 3 ना बराबर कितना, 12 3 36 अंक मिलता है उसको। अब मिला कितना उसको, कितना अंक, 20 अंक ही मिला। यानी उसका जो 16 नंबर था वो क्या था, गलत था। अर्थात उसने 16 नंबर गलत सवालों में गवा दिए, गलत सवालों में गवा दिए। और देखिए 16 नंबर तभी आएगा जब उसको कितना प्रश्न का उत्तर गलत देगा, 8 प्रश्न का उत्तर ना। वही समझ रहा उसने कितने प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। अतः राधिका ने 16/2 बराबर 8 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं। ठीक है, गलत दिए हैं। ये आपका एक नंबर का आंसर हो गया। अब चलते हैं 2 नंबर का आंसर। क्या कह रहे हैं कि मोहिनी टेस्ट में -5 अंक मिलता है। इसको कितना अंक मिलता है, माइनस में चला जाता है, इसका इतना गलत हो गया, -5 अंक। और यदि उसके द्वारा 7 सही उत्तर दिया जाता है तो कितने प्रश्न का उत्तर उसने गलत दिया है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। तो मोहिनी द्वारा प्राप्त अंक कितना है, -5। तो लिखिए, सवाल सब लिखिए, स्टेटमेंट क्या कह रहा है। मोहिनी द्वारा प्राप्त अंक, बराबर कितना है, मोहिनी को मिला -5, जबकि उसके 7 उत्तर सही है। तो मोहिनी द्वारा प्राप्त अंक कितना, -7। सही उत्तर पर मिला नंबर, सही उत्तर देने पर प्राप्तांक, सही उत्तर से कितना मिला है उसको, देखो तो सही उत्तर से मिला है उसको कितना, 7 गुना 3 अंक मिलता है ना, 21 नंबर उसको मिला है, 21 मार्क्स, 21 मार्क्स। तो गलत उत्तर पे कितना काट गया उसका, 21 मार्क्स को मिला, और आया उसको कितना, -5। यानी ये लिख सकते हैं कि यानी मोहिनी ने 21 और 5 अंक और माइनस चला गया, 21 अंक तो गवाया ही, और 5 अंक और माइनस चला गया। 21 + 5 = 26 अंक गलत उत्तर में गवा दिए, गवा दिए। ठीक है, इतना लिख लीजिए आप। चलते आगे उसके बाद, यानी 26 अंक गलत दबा दिए। और 26 अंक कब आएगा, जब उसने 13 जो सवाल उसका गलत उत्तर दिया होगा ना, तब ना। अतः
मोहिनी ने 26/2 बराबर 13 सवालों के उत्तर गलत दिए। सवालों के उत्तर गलत दिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलते हैं अब अगले सवाल पर। भाई क्या है अगला सवाल, देखते हैं। एक उत्तापक किसी खान कुपक में 6 मिनट प्रति मिनट की 6 मिनट प्रति मिनट की दर से नीचे आता है। देखिए ध्यान से समझना है। लिफ्ट क्या होता है ना, जैसे कोई खान होता है, मान लो कोयला यहाँ पर है और ज़मीन है, ये है यहाँ पे, तो उसके नीचे पहले आना पड़ता है। ठीक है, तब कोयला मिलता है हमें। ये जो समतल वाली ज़मीन है, ठीक है, जिस पर हम लोग रहते हैं, ये नीचे कोयला, उसको तो लिफ्ट से क्या उतर के आना पड़ता है। तो उत्तापक मतलब लिफ्ट। तो लिफ्ट किसी खान कुपक में 6 मीटर प्रति मिनट, 6 मीटर प्रति, अगर लिफ्ट आता है बहुत धीरे धीरे आता है, 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना हो भूमि तल से 10 मीटर ऊपर, और जो लिफ्ट क्या कहाँ से, भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है। यहाँ पर सीढ़ी बना हुआ है, चढ़ेंगे यहाँ पर लिफ्ट में क्या होगा, लिफ्ट में लोग बैठता है और फिर ये नीचे आता है लिफ्ट। तो -350 मीटर, नीचे कितना जाना है, 350 मीटर पहुँचने में कितना समय लगेगा, देखिए चलिए निकाल लेते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल भारी नहीं है। 1 मीटर जाता है, 6 मीटर जाता है 1 मिनट में, तो 300 - 350 मीटर निकालना है ना। देखिए कैसे बनेगा ये, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें यहीं कर देते हैं आपको ऊपर ही। देखिए लिख सकते हैं कि उत्थापक द्वारा तय की गई दूरी, उत्थापक द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है भाई, 350 मीटर और प्लस 10 मीटर बराबर 360 मीटर। और 1 घंटे में कितना जाता है वो, ये देखिए क्या था, 1 घंटे में 6 मीटर प्रति मिनट। अच्छा 1 मिनट में कितना आता है, 6 मीटर जाता है ना। 1 मिनट में कितना आता है, 6 मिनट, 6 मीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर जाता है। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा उसको, 360 मीटर उसको नीचे जाना है। तो 6 मीटर, चूँकि अब लिखिए हो गया, चूँकि 6 मीटर जाने में 1 मिनट का समय लगता है, इसलिए 1 मीटर जाने में क्या लगेगा, 1/300, 1 कितना 6 मिनट का समय लगेगा। तो आगे लिख सकते हैं, इसलिए कितना 360 मीटर जाने में, 360 मीटर जाने में लगा समय, इस तरह जाने में लगा समय। और क्या करेंगे हम लोग, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा 360/6 ना, 1/6 है ना, तो 360 गुना 1/6 करेंगे, वही हो जाएगा। तो ये आपके बराबर कितना 60 मिनट, यानी 1 घंटे का समय यहाँ लिख सकते हैं। अतः क्या होगा, 350 मीटर -350 मीटर पहुँचने में 1 घंटे का समय लगता है। ठीक, इस तरह से आपका ये चैप्टर हो गया फिनिश। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये चैप्टर हो गया फिनिश। और अब हमने आपको बिल्कुल इसको एक बार आप पढ़ लें, रिवाइज कर लें, बहुत कुछ सीखा हमने इस चैप्टर में। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार।